गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। जनजातियों का ये सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, उस क्लास में हमने मीणा जनजाति को कवर किया था। देखो, यहाँ पर जो आपको करवाया जाएगा इसके बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है, न आपको कोई बुक की जरूरत है न और किसी नोट्स की जरूरत है। 100% यहाँ पर जो पेपर करवाया जाएगा उसमें से 80 से 90% क्वेश्चन आपके एग्जामों में पढ़ेंगे। ठीक है, 100 में से 100 कोई नहीं कह सकता, लेकिन 80 से 90% के करीब जो स्ट्राइक रेट है वो क्वेश्चनों की रहेगी। ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से वो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी ऐसे नए वीडियो डाले जाए तो सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों अब आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी जनजाति रहेगी पहली, उसका नाम है भील जनजाति। ठीक है, तो आज की जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें की जाए तो देखो, भील जनजाति जो है वो मीणा जनजाति के बाद में आबादी के हिसाब से राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो भीलों के बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आबादी के हिसाब से राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, आबादी के हिसाब से पहली सबसे बड़ी जनजाति मीणा और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी भील। भीलों के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग। अब हम बात करेंगे कि भाई भीलों की उत्पत्ति कहां से हुई या भीलों की उत्पत्ति के संबंधित किन किन पुस्तकों में कहां कहां इनके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी भीलों की उत्पत्ति के सिद्धांत, या तो सिद्धांत हो जाएंगे या हो जाएगा भीलों की उत्पत्ति का वर्णन। ठीक है, कि भाई भीलों की उत्पत्ति के बारे में कहां से हमें पता चलता है, भीलों की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत है। तो कर्नल जेम्स टोडी ने अरावली क्षेत्र का बताते हैं, तो कोई इन्हें द्रविड़ जाति से जोड़ता है, तो कोई इनको निग्रोटो जाति से जोड़ता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि भीलों की उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत है या भीलों के बारे में किन किताबों में किन पुस्तकों में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपको ध्यान रखना है रामायण। ठीक है, रामायण। ठीक है, रामायण में भीलों के बारे में वर्णन किया गया है, रामायण में भीलों को निषाद कहा गया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लेना कि रामायण में भीलों को निषाद कहा गया है। ठीक है, राम जी के मित्र थे निषाद राज। ठीक है, उसमें देखा होगा रामायण वगैरह में, तो वो निषाद राज किस जाति के थे, तो वो भील जाति के थे। ठीक है, भीलों का देखो जो वर्णन है वो रामायण में भी मिलता है, भीलों का वर्णन महाभारत में भी मिलता है और भीलों का वर्णन पुराणों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी पुरानी जनजाति होने के कारण इसे आदिम मानव समूह कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहीं पर हम लिख लेते हैं कि भीलों का वर्णन रामायण महाभारत, महाभारत में जो एकलव्य है ना, जिनका अंगूठा कटवा लेते हैं द्रोणाचार्य, तो एकलव्य कौन सी जाति के थे? भील जाति के थे। तो महाभारत में भी भीलों का वर्णन आता है, भीलों का वर्णन पुराणों में भी आता है। तो भीलों का वर्णन रामायण महाभारत पुराणों में मिलता है। अतः इन्हें
आदिम मानव समूह कहा जाता है, आदिम मानव समूह कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भाई ऐसी कौन सी जनजाति है जिसे आदिम मानव समूह कहा गया है, तो भील जनजाति। केवल यही कर लेना जो करवाया जा रहा है, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, डोंट वेरी, मिस फिकर रहिए। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, यहीं पर स्टेटमेंट आपको याद रखना है, भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति, कि भाई ये भील शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखो भील शब्द की उत्पत्ति जो है वो द्रविड़ भाषा का, दक्षिण भारत की भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है वील। वील, वील शब्द से भील शब्द की उत्पत्ति हुई है। वील का अर्थ होता है धनुष बाण, और भील जाति के जो लोग हैं ये धनुष बाण चलाने में दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं, इसीलिए ये लोग क्या कहलाए, भील कहलाए। ठीक है, तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के शब्द, द्रविड़ भाषा के शब्द वील से हुई है, वील से हुई है। ठीक है, और वील का अर्थ क्या होता है, वील का अर्थ होता है धनुष बाण, और भील जाति के लोग जो हैं ये धनुष बाण चलाने में निपुण थे, इसीलिए वील से भील कहलाए जाने लगे। ठीक है, इसके बाद में आपको थर्ड नंबर पे ध्यान में रखना है, प्रोफेसर रोने के अनुसार। ठीक है, प्रोफेसर रोने हैं एक व्यक्ति जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो अपनी पुस्तक में उन्होंने भीलों का भी जिक्र किया है, और भीलों को उन्होंने मारवाड़ क्षेत्र का निवासी बताया है। तो प्रोफेसर रोने के अनुसार भील मारवाड़ क्षेत्र के निवासी थे, मारवाड़ क्षेत्र के निवासी थे। ठीक है, और ये जो रोने हैं, रोने की पुस्तक का भी नाम आप ध्यान रख लेना, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रोने के बाद में नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान में रखना है कर्नल जेम्स टोड का, और कर्नल जेम्स टोड भीलों को अरावली क्षेत्र का निवासी बताते हैं और उन्हें वन पुत्र की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सिद्धांत दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। नंबर 4, कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। तो कर्नल जेम्स टोड जो है ये क्या बता रहे हैं, भीलों को अरावली क्षेत्र का निवासी बताते हैं कि भाई ये तो अरावली क्षेत्र के निवासी थे। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड भीलों को वन पुत्र की संज्ञा देते हैं, वन पुत्र की संज्ञा देते हैं। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड के बाद में अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, ये आधुनिक भारत के बहुत ही महान इतिहासकार माने गए हैं। मजूमदार, मजूमदार साहब जो है वो भीलों को निग्रोटो जाति से संबंधित बताते हैं। निग्रोटो लोग होते हैं ना अफ्रीका में, काले वाले लोग, उनसे संबंधित बता रहे हैं। ठीक है, तो भीलों को निग्रोटो जाति से संबंधित बताया, निग्रोटो जाति से संबंधित बताते हैं। और अगला स्टेटमेंट 6 नंबर आपको ध्यान में रखना है, जीएस जोनाथन का। ठीक है, जीएस थॉमसन जो है, जीएस थॉमसन भीलों की भाषा के ऊपर एक पुस्तक की रचना करते हैं जिसका नाम है भीली व्याकरण। उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएंगे जीएस थॉमसन, जीएस थॉमसन, जीएस थॉमसन। जीएस थॉमसन जो है वो भील भाषा पर भीली व्याकरण की रचना की। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई भीली व्याकरण की रचना
किसने की, नए टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आजकल नए नए क्वेश्चन ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये मेन बातें हो गई भील जनजाति के मतलब संबंधित, उत्पत्ति से संबंधित मत हो गए, भील लोगों की कहाँ जानकारी मिलती है उससे संबंधित मत हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे भील जाति में प्रचलित शब्दों की। ठीक है, कुछ शब्द हैं जिनके बारे में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमको लगानी है भीलों में प्रचलित शब्द। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी भीलों में प्रचलित शब्द। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर आपको ध्यान रखना है कु या टापरा। कु या टापरा किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। कु और या टापरा बोला जाता है भीलों के घर को। ठीक है, भीलों का घर, जो भीलों का घर होता है उसे क्या कहा जाता है, कु या टापरा कहा जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ढालिया। ढालिया क्या होता है, तो जो घर होता है, घर के आगे जो बरामदा होता है उसे क्या कहा जाता है, ढालिया कहा जाता है। ठीक है, तो टापरा यानी कि घर, टापरा के आगे बना बरामदा। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है भील गांव का मुखिया। भील गांव का मुखिया, भीलों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो भीलों में गांव के मुखिया को या तो तदवी या पालवी कहा जाता है। ठीक है, भील पंचायत का मुखिया, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, भील पंचायत का मुखिया, भील पंचायत का मुखिया कहलाता है गमेती। भील पंचायत का मुखिया गमेती कहलाता है, और मीणा पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था, पटेल कहलाता था। ठीक है, और अगर बात की जाए तो भीलों में उपचार करने की विधि, भीलों में उपचार करने की विधि, झाड़ फूंक द्वारा जो उपचार किया जाता है उस उपचार को करने की विधि क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है डाम विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है भीलों द्वारा की जाने वाली, भीलों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि। झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि उसे क्या कहा जाता है। देखो भील जाति के जो लोग हैं ये स्थानांतरित कृषि करते हैं। जैसे कि ये मान लो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, इस क्षेत्र में आग लगा देंगे। आग लगाने से पेड़ पौधे जल जाएंगे, उनकी राख जो होगी वो इस क्षेत्र में फैल जाएगी, और उसी राख में बीज बो देंगे। राख जो है वो खाद का काम करेगी। 3 से 5 साल तक इस भूमि पर खेती करेंगे, राख खत्म हो जाएगी, भूमि का उपजाऊपन कम हो जाएगा। तो ऐसा का ऐसा प्रोसेस पास की कोई दूसरी जमीन पर करेंगे, वहां पर भी क्या करेंगे, पेड़ पौधों में आग लगाएंगे। ठीक है, और जो राख बनेगी उस राख के अंदर बीज डाल देंगे। 3 से 5 साल यहाँ खेती करेंगे, तब तक ये वाली भूमि वापस से तैयार हो जाती थी। ठीक है, तो ये जगह बदल बदल कर खेती करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, झूम खेती कहा गया या स्थानांतरित कृषि कहा गया। लेकिन भील भाषा में इन खेतियों को क्या कहा जाता है, तो इन खेतियों के आपको 2 नाम देखने को मिलते हैं। पहला नाम आपको मिलता है दजिया, पहला नाम तो आपको मिलता है दजिया, और दूसरा नाम आपको मिलता है चिमाता। ठीक है, अगर भील मैदान में खेती कर रहा है, अगर भील मैदान में खेती कर रहा है तो उसको तो क्या कहा जाएगा, दजिया। ठीक है, और पहाड़ों पर जो खेती कर रहा है भील, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा चिमाता। ठीक है, तो भीलों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है, दजिया या चिमाता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है फला। फला क्या होता है, तो फला होता है भीलों की बस्ती। भीलों की जो बस्ती होती है उसे क्या कहा जाता है, फला कहा जाता है।
फला के बाद में आपको ध्यान रखना है पाल। पाल क्या होता है? तो फला का समूह यानी कि बस्तियों का समूह या भीलों का गांव, वो क्या कहलाएगा? फला कहलाएगा, सॉरी पाल कहलाएगा। तो भीलों का गांव, भीलों का गांव क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है पालवी। ठीक है, प्रचलित शब्द ही चल रहे हैं अभी भीलों के। इसमें नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है पालवी। पालवी कौन होता है? तो भील गांव का मुखिया, वो क्या कहलाता है? पालवी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है पालवी। पालवी कौन हो गया? तो भील गांव का मुखिया। ठीक है, या ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले भीलों को भी पालवी कहा जाता है। यह भी बात आप ध्यान रख लेना। ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले भील, इनको भी क्या कहा जाता है? पालवी कहा जाता है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है भीलों का नशा। भीलों का नशा क्या है? मीणाओं का नशा हमने पढ़ा था, हुक्का पानी। भीलों का नशा क्या है? तो भीलों का नशा है महुआ की शराब और ताड़ का रस। ये दो इनके नशे हैं। अब ये जो महुआ की शराब है, इसके अन्य नाम भी हमें देखने को मिलते हैं। महुआ की शराब को मोकड़ी या मावनी कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। और अगर शब्दों की बात करें भीलों में प्रचलित शब्द, तो एक शब्द हमें मिलता है कांडी। कांडी क्या है? गाली सूचक शब्द है। अब किसी भील को अगर आप कांडी कहोगे तो वो भील आपको कूटने को भागेगा पीछे। ठीक है, तो कांडी। नेक्स्ट शब्द क्या हो जाएगा? कांडी। कांडी क्या है? गाली सूचक शब्द है, गाली सूचक शब्द। ठीक है, एक शब्द आपको और देखने को मिलता है पाड़ा। पाड़ा क्या है? तो सम्मान सूचक शब्द है, सम्मान सूचक शब्द है। किसी भील को अगर आप पाड़ा कहेंगे तो वो प्रसन्न होगा। ठीक है, और अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है भोमट। भोमट क्षेत्र या भोमट किसे कहा जाता है? तो भील बाहुल्य क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर भीलों की संख्या ज्यादा है, उस क्षेत्र को भोमट क्षेत्र कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। भील बाहुल्य क्षेत्र, जहां पर भीलों की संख्या ज्यादा हो, उस क्षेत्र को क्या कह दिया जाता है? भोमट क्षेत्र कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये भीलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रचलित शब्द थे जिनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे भीलों के देवी देवताओं के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमें लगानी है भीलों के देवी देवता। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी भीलों के देवी देवता। भीलों के देवी देवता। ठीक है, तो सबसे पहले हो गए भीलों के कुल देवता। भीलों के कुल देवता कौन है? तो टोटम जी। भीलों के कुल देवता है टोटम जी। ठीक है, भीलों की कुल माता, भीलों की जो कुल देवी है उनका नाता है आमजा माता। कुल देवी जो है उनका नाम है आमजा माता। ठीक है, भीलों की लोक देवी या आराध्य देवी, भीलों की लोक देवी या आराध्य देवी कौन सी है? तो उनके बारे में आप ध्यान रख लेना, भराड़ी माता। भराड़ी माता। ठीक है, ये जो भराड़ी माता है इनकी पूजा भील वैवाहिक, मतलब जिस दिन विवाह होता है, विवाह वाले दिन इनकी पूजा करते हैं भित्ति चित्र बनाकर। ठीक है, यही लिख देते हैं कि विवाह के अवसर पर भराड़ी माता का भित्ति चित्र, यानी कि दीवार पर बनाया जाता है चित्र, भित्ति चित्र बनाकर पूजन किया जाता है।
ठीक है, तो ये मेन बात हो गई भीलों के देवी देवताओं के बारे में। एक बात और यहां पर ध्यान रख लेना, भील स्वयं को भगवान शिव या भोलेनाथ का वंशज मानते हैं, भोलेनाथ का वंशज मानते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भीलों के वस्त्रों की, स्त्रियों के वस्त्र और पुरुषों के वस्त्र, इनके ऊपर भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भील बहुत इंपॉर्टेंट है, भीलों में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भीलों के देवी देवता हो गए। अब यहीं पर एक बात और ध्यान में रख लेना, उंदरिया पंथ, उंदरिया पंथ, ये उंदरिया पंथ क्या है, तो निर्गुण भक्ति का पंथ है, निर्गुण भक्ति का पंथ है। भीलों की इसमें बहुत आस्था है। ठीक है, उंदरिया पंथ के बारे में यही क्वेश्चन आएगा कि उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है या किससे है, तो उंदरिया पंथ का संबंध भीलों से है। अब हम बात करेंगे भीलों के वस्त्रों की, तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी भीलों के वस्त्र। नेक्स्ट हेडिंग है भीलों के वस्त्र। ठीक है, इधर तो हो जाएंगे पुरुषों के वस्त्र, ठीक है, और इस साइड में लिख लिए महिलाओं के वस्त्र। तो पहले बात करते हैं पुरुषों के वस्त्र की। तो पुरुषों के वस्त्र में सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है फेंटा। फेंटा क्या होता है, तो सर पर बांधने वाला कपड़ा, सर पर बांधने वाला कपड़ा, फेंटा। फेंटा के बाद में आपको याद रखना है देपाड़ा या ढेपाड़ा। देपाड़ा या ढेपाड़ा क्या होता है, तो धोती, तंग धोती। ठीक है, तो शरीर पर पहने जाने वाली तंग धोती, कमर से घुटनों तक पहनी जाने वाली तंग धोती। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है पोतिया। और पोतिया क्या होता है, पोतिया होता है सफेद रंग का साफा। नेक्स्ट हो जाएगा पोतिया, और पोतिया क्या होता है, सफेद रंग का साफा। पोतिया के बाद अगला आपको ध्यान में रखना है लंगोट। लंगोट या इसी को कहा जाता है खोएतू। खोएतू या लंगोट क्या होता है, तो कमर को बांधने का वस्त्र। ठीक है, कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र, कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र। और लास्ट आपको इसमें ध्यान में रखना है फालू। फालू क्या होता है, तो कमर पर बांधने वाला कपड़ा। ये भी क्या होता है, फालू भी एक तरह का कपड़ा ही होता है। लंगोट और जो फालू होते हैं ये एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, दोनों को क्या बांधा जाता है, कमर के ऊपर बांधा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए पुरुषों के वस्त्र। पुरुषों के बाद में अगर हम बात करें महिलाओं के वस्त्र, तो महिलाओं में पहला आपको ध्यान रखना है कछाऊ। कछाऊ क्या है, इंपोर्टेंट कर लेना, कछाऊ को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कछाऊ जो है वो महिलाओं के द्वारा, भील महिलाओं के द्वारा कमर से लेकर घुटने तक पहना जाने वाला घाघरा होता है। ठीक है, कमर से घुटने तक पहना जाने वाला घाघरा क्या कहलाता है, कछाऊ कहलाता है। कछाऊ के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सिंदूरी। सिंदूरी क्या है, तो लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की साड़ी, उसको क्या कह दिया जाता है, सिंदूरी कह दिया जाता है। सिंदूरी के बाद में आपको अगला ध्यान रखना अंगरूढ़ी। अंगरूढ़ी क्या होता है, तो महिलाओं की चोली,
भील महिलाओं की चोली। अंगरूढ़ी के बाद में नेक्स्ट जो है आपको ध्यान रखना है परजनी। परजनी क्या होती है? तो पैरों में पहने जाने वाली पीतल के आभूषण। ठीक है, तो पैर में पहने जाने वाले पीतल के आभूषण। पीतल के आभूषण, जो पीतल के आभूषण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परजनी कहा जाता है। परजनी के बाद में नेक्स्ट इंपोर्टेंट कर लेना, बहुत इंपोर्टेंट है, ताराभात की ओढ़नी। ताराभात की ओढ़नी। ताराभात की ओढ़नी जो है ये वैवाहिक अवसरों पर भील महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है और ये इनकी प्रिय साड़ी होती है। ठीक है, तो भील महिलाओं की प्रिय साड़ी। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक ध्यान रख लेना पीरिया। पीरिया क्या है? तो वैवाहिक अवसर पर पहनी जाने वाली पीले रंग की साड़ी। ठीक है, वैवाहिक अवसर पर पहनी जाने वाली पीली साड़ी, उसको क्या कह दिया जाता है? पीरिया कह दिया जाता है। तो ये मेन बातें हो गई भीलों के वस्त्रों के बारे में। अब हम बात करेंगे भील जाति में व्यक्ति। अलग अलग व्यक्तियों को कुछ विशेष नामों से पुकारा जाता है जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमें लगानी है भीलों में व्यक्ति। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी भील जनजाति में व्यक्ति। भील जनजाति में व्यक्ति। ठीक है, इनमें सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है अटका। अटका किसे कहा जाता है? तो एक ही व्यक्ति से उत्पन्न गोत्र। एक ही व्यक्ति से उत्पन्न गोत्र। ठीक है, एक ही व्यक्ति से अगर जैसे जितने भी लोग पैदा हुए उन सबको क्या कहा जाता है? अटका कहा जाता है। एक तरह से आप रिलेटिव समझ लो, रिश्तेदार। अटका के बाद में आपको दूसरा ध्यान रखना है पालवी। पालवी वैसे तो गांव के मुखिया को कहा जाता है, लेकिन पालवी जो है वो पहाड़ों पर रहने वाले भीलों को भी कहा जाता है। पहाड़ों पर रहने वाले भील। पालवी के बाद में आपको तीसरा ध्यान रखना है वागड़ी। वागड़ी किसे कहा जाता है? तो मैदानों में रहने वाले भील। मैदानों में रहने वाले भील। ठीक है, नंबर 4 पे आपको ध्यान रखना है भक्त। भक्त किसे कहा जाता है? तो भीलों में धार्मिक कार्य संपन्न कराने वाला व्यक्ति। धार्मिक कार्य संपन्न कराने वाला, वो क्या कहलाता है? भक्त कहलाता है। भक्त के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है भोपा। भोपा किसे कहा जाता है? तो भील जनजाति में झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति। ठीक है, झाड़ फूंक करने वाला। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है बुलावा। बुलावा किसे कहा जाता है? तो मार्गदर्शन करने वाला भील। ठीक है, तो बुलावा किसे कहा जाता है? मार्गदर्शन करने वाला भील। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है पाखरिया। पाखरिया किसे कहा जाता है? तो अगर कोई भील किसी शत्रु के घोड़े को मार दे तो ऐसे भील को क्या कहा जाता है? पाखरिया कहा जाता है। यदि कोई भील अपने शत्रु के घोड़े को मार दे तो उसे पाखरिया कहा जाता है। पाखरिया कहा जाता है। ठीक है, पाखरिया के बाद में नेक्स्ट आपको लास्ट याद रखना है डाहल। डाहल किसे कहा जाता है? तो गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। भील गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति।
तो गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, उसको क्या कह दिया जाता है? उसको कह दिया जाता है डाहल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हो गई भील जनजाति में व्यक्ति। अब इसके बाद में हम बात करेंगे भीलों के प्रमुख जो रिवाज हैं, उन रिवाजों के बारे में हम बात करेंगे, या भीलों की प्रमुख प्रथाएं। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी भीलों की प्रमुख प्रथाएं या भीलों के प्रमुख रिवाज। भील जनजाति में प्रथाएं या रिवाज। प्रथाएं या रिवाज। इसमें नंबर फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है फायदे 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 फायदे। ठीक है, ये क्या है? तो शत्रुओं से निपटने के लिए सामूहिक रूप से किया जाने वाला एक नृत्य। ठीक है, युद्ध, जैसे युद्ध लड़ रहे हैं ना, उस टाइप में इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो फायरे फायरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस जनजाति से संबंधित है आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा गया है। ठीक है, तो फायरे फायरे क्या है? शत्रु से निपटने के लिए या मुकाबला करने के लिए, निपटने के लिए सामूहिक रूप से किया जाने वाला रणघोष है। ठीक है, नंबर 2 पे आपको ध्यान रखना है देपा प्रथा। देपा प्रथा क्या है? तो देखो, इस प्रथा के अनुसार यदि कोई भील कन्या की शादी की जाती है, तो लड़के का जो पिता होता है वो लड़की के पिता को कन्या का मूल्य चुकाता है। इसी को क्या कहा जाता है? देपा प्रथा कहा जाता है। ठीक है, लड़के का पिता कन्या के पिता को कन्या का मूल्य चुकाता है, कन्या का मूल्य चुकाता है। इसे देपा प्रथा कहा जाता है, देपा प्रथा कहा जाता है। ठीक है, देपा प्रथा के बाद में आपको ध्यान रखना है गोल गधेड़ो प्रथा। ठीक है, गोल गधेड़ो प्रथा भी भीलों में प्रचलित है। इसमें प्रतियोगिताएं की जाती है और जो भी भील नौजवान इस प्रतियोगिता को जीतता है, उसे अपनी मनचाही दुल्हन चुनने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो गोल गधेड़ो प्रथा क्या है? इसमें जीतने वाले भील नवयुवक को अपनी पसंद का साथी चुनने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान रखनी है, ये वैसे गोल गधेड़ो वगैरह है ना, फायरे फायरे, जब हम राजस्थानी लोक नृत्य करेंगे उसमें फिर इनका जिक्र आएगा, तब उनको और अच्छी तरह से अपन समझेंगे। ठीक है, नंबर 4 पे आपको ध्यान में रखना है कटा प्रथा। कटा प्रथा क्या है? तो भीलों में मृत्यु भोज जो होता है भीलों में, उसे क्या कहा जाता है? कट्टा प्रथा कहा जाता है। कट्टा प्रथा के बाद में आपको ध्यान रखना है हाथी वेड़ो प्रथा क्या है? तो हाथी वेड़ो प्रथा यही है कि वैवाहिक अवसरों पर जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, ये पीपल, सागवान, इन वृक्षों की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अग्नि की जगह उसको साक्षी मानकर उसकी परिक्रमा करते हैं, तो इसी को ही क्या कहा जाता है? हाथी वेड़ो प्रथा कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, सागवान, पीपल या बांस के वृक्ष की परिक्रमा। ठीक है, कब? विवाह के अवसर पर सागवान, पीपल या बांस के वृक्ष की
परिक्रमा की जाती है दूल्हा दुल्हन के द्वारा। इसी को क्या कहा जाता है? हाथी वेड़ो कहा जाता है। हाथी वेड़ो के बाद में आपको दो चार बातें और ध्यान में रखनी है, जैसे जो भील दूल्हा होता है उसको हरण कहा जाता है, भील दुल्हन को लाडी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है भील दूल्हा। भील दूल्हा, भील दूल्हे को कहा जाता है हरण, और भील दुल्हन, भील दुल्हन को कहा जाता है लाडी। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 8 नंबर पे केसरनाथ के चढ़ी हुई केसर। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है केसरनाथ के, केसरनाथ के चढ़ी हुई केसर। ठीक है। तो देखो केसरनाथ के चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर भील कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है। तो केसरनाथ एक देवता है इनके, केसरनाथ के चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर भील झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है मोताणा। मोताणा क्या है? तो मोताणा प्रथा जो है ये उदयपुर साइड में प्रचलित थी। खून खराबे के बदले हरजाना लिया जाता था, इसी को ही मोताणा कहा गया है। ठीक है। उदयपुर क्षेत्र में प्रचलित खून खराबे के बदले मुआवजा लेना, मुआवजा लेना, इसी को क्या कह दिया जाता है? मोताणा कह दिया जाता है। मोताणे के बाद में एक और चीज आप याद रख लेना, गोल्लड़। गोल्लड़ क्या होता है? तो गोल्लड़ अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई महिला है, उसका या तो पति मर जाए या उसका पति उसे छोड़कर चला जाए, तो ऐसी महिला क्या कहलाती है? नौतरा महिला कहलाती है। तो उसके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को गोल्लड़ कहा जाता है। ठीक है। तो नंबर 10 आपको ध्यान रखना है गोल्लड़। गोल्लड़ किसे कहा जाता है? तो नोतरा लाई स्त्री, नोतरा लाई स्त्री। अब ये नोतरा स्त्री कौन सी होती है? तो ऐसी स्त्री, भील स्त्री जिसके पति ने या तो उसको छोड़ दिया हो या जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, तो ऐसी स्त्री को नोतरा स्त्री कहते हैं। तो नोतरा लाई स्त्री के साथ आए बच्चों को, बच्चों को गोल्लड़ कहा जाता है। ठीक है। तथा इन गोल्लड़ों को यानी कि इन बच्चों को परिवार का सदस्य समझा जाता है, तथा इन्हें परिवार का सदस्य समझा जाता है, परिवार का सदस्य समझा जाता है। ठीक है। यहीं पर एक बात लिख लेना स्टार बनाकर कि भीलों में बाल विवाह प्रथा नहीं है, भीलों में बाल विवाह प्रथा नहीं है, प्रचलित नहीं है। ठीक है। तो ये मेन बात होगी भील जनजाति में प्रथाएं या रिवाज। इसके बाद हम बात करेंगे भीलों के प्रमुख त्योहारों की। ठीक है। जितना करा दिया इतना बहुत है, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। और भील जनजाति जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से, तो इसको विशेष रूप से आप ध्यान में कर लेना। जनजातियों में से सबसे इंपॉर्टेंट भील जनजाति है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे भीलों के त्योहार। ठीक है। तो नंबर 1 होली। होली क्या है? भीलों का सबसे प्रमुख या प्रिय त्योहार है। ठीक है। नंबर 2 आपको ध्यान रखना है गल। गल क्या है? तो गल एक वृक्ष है। गल क्या है? गल एक वृक्ष है। गल त्योहार क्या होता है? तो होली के दूसरे दिन मनाया जाता है, दूसरे दिन
बनाया जाता है। ठीक है, मनोती मांगने का त्योहार है, मन्नत या मनोती मांगने का त्योहार है, यानी कि इस दिन सब मनोतियां मांगते हैं अपने देवी देवताओं से। अब जिसकी मनोती पूरी हो जाती है वो व्यक्ति क्या करेगा, गल गल का पेड़ होता है तो उस पेड़ के बांस से झूला बनता है, उस झूले के ऊपर 3, 5 या 7 झूले खाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कह दिया गया है, इनका गल त्योहार कह दिया गया है, गल प्रथा कह दी गई है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। मनोकामना पूर्ण होने पर गल के बांस, गल के खंबे पर, गल के खंबे पर 3, 5 या 7 झूले खाए जाते हैं। ठीक है, गल के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है गढ़ी। गढ़ी क्या है, तो गढ़ी होली जो आती है, होली के बाद जो 11 आती है, तो होली के बाद आने वाली 11 पर मनाया जाता है, एकादशी पर मनाया जाता है। इस दिन भील युवक जो है वो शौर्य प्रदर्शन करते हैं और मनोरंजन करते हैं। ठीक है, तो होली के पश्चात एकादशी पर मनाया जाता है। ठीक है, भील युवक इस दिन शौर्य प्रदर्शन तथा मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है गढ़ी के बाद में 4th नंबर पे दिवासा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। दिवासा क्या है, तो दिवासा जून माह में मनाया जाता है, जून माह में मनाया जाता है। और क्या है ध्यान में रखना है, तो दिवासा के दिन जो है भील लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बलि देते हैं और अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। ठीक है, तो जून माह में मनाया जाता है। इस दिन भील लोग देवी देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा करते हैं तथा पूर्वजों का तर्पण करते हैं, पूर्वजों का तर्पण करते हैं। ठीक है, भीलों के मतलब ये त्योहारों के बाद में आपको ध्यान रखने हैं भीलों के मेले। ठीक है, बस थोड़ा सा रहा है इसमें। तो नेक्स्ट हमको टॉपिक ध्यान में रखना है भीलों के प्रमुख मेले, इसको आप लोग ढंग से उतार लेना। ठीक है, नोट्स देखो एक बार बनाओ और अपने पास रखो, ये नोट्स आपके काम आएंगे। अगले 5 सालों तक इनमें से काफी क्वेश्चन आएंगे, आप लोग लग जाओगे तो आपके जो भाई भतीजे हैं, रिश्तेदार हैं, उनको दे देना, उनके काम आएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया नोट्स है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन फंसेंगे इसमें से। तो भीलों के प्रमुख मेले, तो भीलों के प्रमुख मेलों की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे आपको ध्यान रखना है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहां लगता है, डूंगरपुर। ठीक है, इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है भीलों का मेला घोटिया अंबा मेला। घोटिया अंबा मेला ये कहां लगता है साहब, तो ये लगता है बांसवाड़ा में। घोटिया अंबा मेला कहां लग रहा है, बांसवाड़ा में लग रहा है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है, कब लगता है, तो ये लगता है चैत्र अमावस्या को। ठीक है, चैत्र अमावस्या को लगता है। और इसकी क्या बात ध्यान रखनी है, तो इसे भीलों का कुंभ कहा जाता है, भीलों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, तीसरा मेला आपको ध्यान रखना है मानगढ़ पहाड़ी
मेला, और ये भी कहाँ लग रहा है, बांसवाड़ा में लग रहा है। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था ना, हिस्ट्री में पढ़ाया था, राजस्थान इतिहास में, तो उसी की याद में हर साल इस मानगढ़ पहाड़ी पर मेला लगता है, इसी को ही मानगढ़ पहाड़ी मेला कहा गया है। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है भगोरिया हाट उत्सव। भगोरिया हाट उत्सव ये क्या है, तो शादी योग्य जो भी नवविवाहित जोड़े हैं, नवयुवक हैं, उनको मिलाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो शादी योग्य जोड़ों को मिलाने के लिए, मिलाने हेतु इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये बातें हो गई भीलों के बारे में, प्रमुख बातें। अब दो चार बातें और है जिनको अपन फैक्ट बनाकर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई भीलों के प्रमुख मेले के बारे में। मेलों के बारे में के बाद में अगर हम बात करें, कुछ फैक्ट्स लिख लो दो चार। ठीक है, फैक्ट्स। फैक्ट्स में सबसे पहला फैक्ट लिख लो, भीलों की सर्वाधिक आबादी वाले जिले, आबादी वाले जिले, भीलों के सर्वाधिक आबादी वाले जिले आपको क्रम से याद रखने हैं। बांसवाड़ा, नंबर 2 डूंगरपुर, और नंबर 3 उदयपुर। ठीक है, क्रम से याद रखना है इसको। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है भीलों का प्रमुख शस्त्र, भीलों का प्रमुख शस्त्र, भीलों का प्रमुख शस्त्र क्या हो जाएगा, तो तीर कमान। ये हो गया भीलों का प्रमुख शस्त्र। भीलों के जो नृत्य हैं वो यहां पर हम जिक्र नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी क्लास आधा घंटा और बढ़ जाएगी। भीलों के नृत्य को हम राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, यहां पर हम ध्यान रख लेते हैं भीलों के गीत। वैसे भीलों के प्रमुख गीत जो हैं वो लोक गीतों में भी आएंगे, यहां पर हम प्रमुख गीतों की बात करेंगे। तो भीलों के प्रमुख गीत हो गए सुवटिया और हम सीढ़ो, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, हम सीढ़ो। ठीक है, भीलों के प्रमुख लोक नाट्य, प्रमुख लोक नाट्य गंवरी या राई, ये हो गए भीलों के प्रमुख लोक नृत्य। तो ये बातें हो गई भील जनजाति से रिलेटेड, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। बस भीलों के जो लोक नृत्य रह गए हैं वो हम राजस्थानी लोक नृत्य में कवर करेंगे, इनके जो गीत है वो हम लोक गीतों में कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ रहा नहीं है, बाकी सारा का सारा टॉपिक आपको करा दिया गया है। अब इसको बस आप लोग ढंग से याद कर लीजिए, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।